जिस शादी में मैं दुल्हन बनी वो मेरी नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक अनाथ लड़की थी जिसे अपने मामा की जान बचाने के लिए किसी और की जगह बैठना पड़ा। लेकिन असल राज तो वो था जो शादी के बाद में सामने आया। एक ऐसा राज जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात शहनाइयां गूंज रही थीं। शहर की सबसे शाही बारात दरवाजे पर सजी खड़ी थी। हर तरफ जश्न था, बस एक कमरा छोड़कर, जहां कमरे के अंदर अब तक दुल्हन प्रियंका अपनी ही शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी और कदम कमरे में इधर उधर भटक रहे थे। प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। प्रियंका चौंक गई और उसने जल्दी से कमरे की लाइट को थोड़ा डिम किया और बेहद सावधानी से दरवाजा खोला। सामने एक लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का खड़ा था। अगले ही पल प्रियंका ने उसे झट से अपनी तरफ खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। प्रियंका ने सनी को कसकर गले लगाते हुए कहा, ओह सनी, शुक्र है तुम वक्त पर आ गए। मैं डर ही रही थी कि कहीं अगर तुम नहीं आए तो आज उस रईसज़ादे अरमान की बीवी बनकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद न कर लूं। तुम नहीं जानते वो कैसा आदमी है। प्रियंका की बात पूरी होते ही सनी ने उसे थोड़ा अलग किया और कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ प्रियंका, इस शहर में शायद ही कोई होगा जो अरमान सिंघानिया के बारे में ना जानता हो, और मैं तो खुद उसके ही ऑफिस में काम करता हूँ। मगर एक बात मेरी समझ से बाहर है। जो आदमी औरत जात से नफरत करता था, जो कल तक शादी के नाम से भी चिढ़ जाता था, वो आदमी अचानक तुमसे शादी करने के लिए कैसे राजी हो गया? इतना कहते हुए सनी एक पल के लिए रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर आज तुमने मुझे फोन करके नहीं बुलाया होता तो शायद मुझे भी यही लगता कि तुम उसकी दौलत के लिए उसे शादी कर रही हो। प्रियंका ने बेबसी से सनी की ओर देखा और आंखें नम करते हुए बोली, नहीं सनी, बात कुछ और ही है, लेकिन मैं अभी तुम्हें वो सब नहीं बता सकती। और इससे पहले कि कोई हमें एक साथ देख ले, हमें यहाँ से भागना होगा, अभी इसी वक्त। इतना कहते ही प्रियंका ने सनी का हाथ जोर से पकड़ा, लेकिन अभी भी प्रियंका का पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था। मानो अरमान को लेकर प्रियंका के मन में एक अजीब सा खौफ हो, जैसे सिर्फ वही अरमान के बारे में कोई ऐसा सच जानती हो जो उन दोनों की जिंदगी बदल देने के लिए काफी हो। तभी प्रियंका ने खुद को संभालते हुए हड़बड़ी में कहा, चलो, इससे पहले कि कोई देख ले, हमें अभी इसी पल निकलना होगा। अगर तुम्हारे यहाँ आने की खबर उस शैतान अरमान तक पहुँच गई तो सब खत्म हो जाएगा। सनी का हाथ थामे प्रियंका पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ चुकी थी कि तभी एक आवाज गूंज उठी, बारात आ चुकी है और आप इस वक्त कहाँ जा रही थी? ये आवाज सुनते ही प्रियंका के कदम वहीं थम गए। उसकी सांस जैसे अटक चुकी थी। वो पलटी तो सामने उसकी कजन आस्था खड़ी थी। आस्था को देखते ही प्रियंका के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन इससे पहले कि आस्था कुछ कर पाती, प्रियंका और सनी तेजी से भागते हुए घर के पिछले दरवाजे से निकल गए। उधर मंडप में शादी के शोर के बीच प्रियंका दीदी! अरमान सिंघानिया दूल्हे के जोड़े में बैठा था, लेकिन नजरें फोन और लैपटॉप पर टिकी थीं, जैसे ये कोई डील हो, शादी नहीं। कि तभी कुछ लोग आपस में बातें करते हुए बोले, शादी के दिन भी इस आदमी को काम से फुर्सत नहीं। आखिरकार सिंघानिया इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस है। लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया, अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया? इस शादी को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। दुल्हन का नाम सुनते ही एक औरत 2-3 लड़कियों को साथ लेकर दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ी। अरे आप लोग बैठिए, मैं खुद अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। बस थोड़ी सी तैयारी बाकी है। मनोज ने बात वहीं खत्म कर दी और सबको दोबारा मंडप की तरफ भेज दिया, क्योंकि आस्था उसे पहले ही सच बता चुकी थी कि प्रियंका भाग चुकी है। लेकिन इस पूरे हंगामे को मंडप से कुछ दूर खड़ा एक शख्स बहुत ध्यान से देख रहा था, जिसकी अनुभवी आंखें होने वाली अनहोनी को भांप चुकी थी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अरमान के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके एक फैसले पर ये रिश्ता तय हुआ था। आलोक जी को पूरा यकीन हो चला था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए बिना किसी को भनक लगे वो तेज कदमों से दुल्हन के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुँचते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़की कौन है? इस तरह से रो क्यों रही है? प्रियंका कहाँ है? पंडित जी कब से आवाज लगा रहे हैं? जवाब दीजिए।
इतना सुनते ही प्रियंका के माता पिता मनोज और सीमा सिर झुकाए खड़े रह गए। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। तभी सीमा आगे बढ़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, सर, हम बहुत खुश थे। इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही थी, इसलिए हमने गांव से अपनी ननद की बेटी आस्था को बुला लिया। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर चुके थे। सोचा शादी में हाथ बटा लेगी। हल्दी मेहंदी हर फंक्शन में उसने काम किया। लेकिन आज जब हमने प्रियंका को बुलाने भेजा तो यही लड़की आकर बोली, दुल्हन कमरे में है ही नहीं। इसी ने प्रियंका को भगाया है। सीमा ने अपनी बातों का ऐसा जाल बुना कि सारा इल्जाम आस्था पर डाल दिया, जिसने खुद प्रियंका को जाने से रोका था। वही आस्था आज सबके सामने गुनहगार बन गई थी। यहाँ तक कि आस्था के मामा मनोज भी चुपचाप इस इल्जाम के साथ खड़े थे। आस्था का सब्र टूट गया और वो रोते हुए बोली, मामी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। जब मैं कमरे में पहुँची तब प्रियंका दीदी वहाँ थी ही नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? आंसुओं से भरी आस्था की आंखें उसकी बेगुनाही चीख चीख कर कह रही थी। फिर भी कोई उसका यकीन करने को तैयार नहीं था कि तभी आलोक सिंघानिया का गुस्सा जैसे आग बनकर फूटा। हमें ये सब नहीं सुनना मनोज। एक मामूली अकाउंटेंट होने के बावजूद हमने तुम्हारी बात मानी। सिंघानिया एम्पायर की सबसे बड़ी डील तुम्हारे नाम की। अपने पोते अरमान की शादी तुम्हारे बेटी से तय की। रिश्ता, रुतबा, सम्मान सब दिया हमने। बारात दरवाजे पर खड़ी है और तुम कह रहे हो कि दुल्हन गायब है। मुझे लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई है मनोज। आलोक सिंघानिया का अरमान चूर चूर हो चुका था, क्योंकि उसके एक लौते पोते अरमान की होने वाली दुल्हन प्रियंका शादी से ठीक पहले घर छोड़कर चली गई थी। और उसी पल मनोज, प्रियंका के पिता और सिंघानिया हाउस के पुराने अकाउंटेंट सिचुएशन को संभालते हुए बोले, सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बेटी प्रियंका अपनी मर्जी से गई है। मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपने वादे का पक्का आदमी हूँ। अगर प्रियंका नहीं तो मेरी भांजी आस्था यही बनेगी अरमान की दुल्हन। ये सुनते ही आस्था का दिल कांप उठा। नहीं मामा, आप कुछ भी कह लो, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरा वो सपना अधूरा रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा मामा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। करमजली, तू ये क्या कह रही है? तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है। तुझे पता है ना, अगर आज शादी नहीं हुई तो वो लोग तेरे मामा को मार डालेंगे। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आस्था, तुम्हारी मामी ठीक कह रही है। प्रियंका अपनी मर्जी से गई होगी, लेकिन मुसीबत में हमें तुमने डाला है। तुमने ही उसे भागने में मदद की होगी, तो अब तुम ही इस मुसीबत से हमें निकालोगी। आस्था अपने ही रिश्तेदारों के कहे हुए उन जहरीले शब्दों से कांप उठी। हर शब्द उसके सीने में नस्तर की तरह चुभ रहा था। इससे पहले कि वो खुद को संभालती, अचानक आलोक सिंघानिया ने कहा, अब और कोई बहाना नहीं। बताओ, इस शादी के बदले तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी दूंगा, पर एक बात याद रखना, आज बारात वापस नहीं जानी चाहिए। अगर आज शादी नहीं हुई तो सिंघानिया एम्पायर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अरमान, जिसे औरत जात से नफरत है, वो ये जानकर कि दुल्हन भाग गई, सब तहस नहस कर देगा। अरमान का नाम सुनते ही कमरे में हर कोई कांप उठा, क्योंकि अरमान सिंघानिया सिर्फ नाम नहीं, एक आंधी था जिसके गुस्से से पूरा शहर थरथरा जाता था। आस्था समझ चुकी थी कि इस शादी को रोकना अब लगभग नामुमकिन है। बेबस होकर उसने अपने ही सपनों का गला घोंट दिया और चुपचाप दुल्हन का लाल जोड़ा पहन लिया। कुछ ही मिनटों में आंखों में आंसू लिए शादी के मंडप में बैठ गई, लेकिन वहां जो नजारा उसे दिखा उसके होश उड़ गए। चारों तरफ शहनाइयां बज रही थीं और बीच में अरमान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये कैसा आदमी है? कौन अपनी ही शादी में ऑफिस का काम करता है? अगर शादी करनी ही नहीं थी तो फिर ये जबरदस्ती क्यों? ये सब देखकर आस्था बहुत हैरान थी। जो भी हो, एक बात याद रखना, ये बात अरमान को कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम कौन हो। आस्था ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। सबके सामने आस्था एक परफेक्ट दुल्हन बनी रही, लेकिन अंदर से डर, कंफ्यूजन और गिल्ट से टूटी हुई एक लड़की थी।
फिर आखिरकार विदाई का वक्त आया। कार का दरवाजा घर छोड़कर चली गई। पहली बार अरमान के बिल्कुल पास बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब घूंघट रखने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम प्रियंका नहीं हो, उसकी छोटी बहन आस्था हो। ये सुनते ही आस्था का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें अटक गई। तभी अरमान ने आस्था के करीब जाकर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ कि प्रियंका भाग गई, क्योंकि असल में मैं उसे नहीं बल्कि तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। आस्था की सांसें थम गईं। ये सब सुनकर उसके दिमाग में हजारों सवाल उठ खड़े हुए। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो अरमान से कभी मिली भी नहीं, तो वो मुझसे ही शादी क्यों करना चाहता था? तभी मैंशन पर कुछ गाड़ियों का काफिला आकर रुका। अरमान एक बार फिर से सिंघानिया मैंशन में एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने आस्था को घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वो किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वो अपनी ससुराल नहीं पहुंच जाती, और आस्था ने ठीक ऐसा ही किया था। आस्था को कार से उतारने वाला वहाँ कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। आस्था नीचे उतर गई, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसीलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। उसने हल्का सा घूंघट उठाकर नासमझी में इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तब अचानक दादाजी आए। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मैंशन की ओर जा रहा है। दादाजी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरमान ठहरो, तुम इस तरह से बिना दुल्हन के मैंशन में एंट्री नहीं कर सकते हो। जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर आओ। दादाजी की बात सुनकर अरमान ने अपने दादाजी की ओर देखा, लेकिन इस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा से वादा किया था कि इस शादी में उसके दादाजी उससे जो कुछ भी कहेंगे वो वही करेगा। वो चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर बोला, क्या तुम थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती, या तुम्हें चलना ही नहीं आता है? उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो उसने हाथ भरकर लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होंठों से निकल गई, आह मेरा हाथ। लेकिन अरमान ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया और लगभग उसे घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के गेट पर जा पहुंचा। जैसे ही वो उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा, तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोले, रुको भैया। अरमान ने अपनी आईब्रोज उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन आहान ने थोड़ी हिम्मत करते हुए मुस्कुरा कर कहा, ब्रो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में कोई लेडी नहीं है? तो हम लोग तो हैं, हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं ना। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे, समझे? अरमान की बात सुनकर आहान की हालत खराब हो गई और वो कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा? और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? हाँ और कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाला है। भाई आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज का काम करना है मुझे। सुमित भी हामी भरते हुए बोला, देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो, ठीक है? और अभी पहले हम तुम दोनों की आरती उतारेंगे और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से ये कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। सुमित की बात सुनकर अरमान का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो अब इन रीति रिवाज को पूरा कर सके। अरमान ने गुस्से से कहा,
इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हटाओ यहाँ से, और तुम सब हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी पीछे से प्यार से बोले, अरे बेटा, अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वो अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो ना, क्यों उन्हें रोक टोक रहे हो? तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर मुड़ा और बोला, दादाजी, मेरी शर्त सिर्फ शादी तक की थी, और अब शादी हो चुकी है तो अब आपकी किसी भी तरह की कोई फरमाइश मानने या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अपनी बात खत्म कर अरमान ने आस्था का हाथ वहीं दरवाजे पर झटक दिया और उसे छोड़कर खुद लंबे लंबे कदमों को बढ़ाता हुआ सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। सभी लड़के वहां खड़े बस उसे जाते हुए देखते रह गए। सभी को रह रहकर अपनी भाभी, जो नई नवेली दुल्हन थी, उस पर तरस आ रहा था। अब आलोक जी भी चुप हो गए, क्योंकि वो अपने अकड़ू पोते को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पोता कितना ज्यादा अकड़ू और जिद्दी था, और कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी बीमारी के चलते जैसे तैसे अरमान की शादी करवा दी। लेकिन अब वो समझ चुके थे कि उनका पोता उनकी कोई भी बात मानने वाला नहीं था। इसीलिए अब वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन फिर वो उन चारों लड़कों की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए बोले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से ले जाकर अरमान के कमरे तक छोड़ आओ। ये कहकर दादाजी वहां से चले गए। अब आस्था के गृह प्रवेश की सारी जिम्मेदारी उन चारों को मिल चुकी थी। आस्था दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां आखिरकार हो क्या रहा था, क्योंकि वो किसी को देख नहीं पा रही थी। और अभी कुछ देर पहले अरमान का गुस्से में दादाजी को पलटकर जवाब देना सुनकर आस्था के मन में अरमान की एक जिद्दी, गुस्सैल और अकड़ू की छवि बननी शुरू हो गई थी। अरे यार, अब क्या करें? अरमान ऐसे कैसे चला गया? अब भाभी का क्या बेचारी ऐसे ही खड़ी रहेंगी? तभी आहान थोड़ा सा आगे आया और प्यार से बोला, भाभी देखो, अब यहाँ पर कोई नहीं है। ना तो यहाँ आपका पति है और ना ही आपके दादा ससुर हैं। तो अब आप अपना ये लंबा सा घूंघट हटा सकती हो। आकाश ने भी जल्दी से कहा, हाँ भाभी, आप अपने आप को इस भारी भरकम घूंघट से आजाद कर सकती हो। आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन बोली, मामी जी ने घूंघट उठाने से मना किया था, तो फिर ये लड़के मुझे घूंघट उठाने को क्यों कह रहे हैं? वैसे भी आस्था जिस गांव से थी, उस गांव में लड़कियों का किसी लड़के से बात करना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। और यहाँ तो 4 लड़के उसकी आंखों के सामने खड़े थे, जो उसे अपना घूंघट उठाने के लिए कह रहे थे। अब तो आस्था की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। तब अचानक आहान आगे बढ़ा और बोला, भाभी देखिए, वैसे तो ये घूंघट उठाने की रस्म का काम भैया को करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें? भैया तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये काम हम कर दें? ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, तू क्या बेशर्मी भरी बातें कर रहा है भाभी से? ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है, और ये हक हम भैया से नहीं छीन सकते हैं, समझा तू? और पगले, थोड़ा सा सोच समझ कर बोल। ये भाभी है, हमारी भाभी। तू इस तरह से भाभी के बारे में बकवास नहीं कर सकता है। आहान उदास हो गया और बोला, यार तू भाभी के सामने मेरा कचरा क्यों कर रहा है? उन्हें क्या लगेगा कि उनका देवर एक नंबर का लड़की बाज है, छिछोरा है। तुझे मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अभी फिलहाल दादाजी ने हमें जो काम दिया है वो करते हैं। हमें भाभी को भाई के कमरे तक पहुंचाना है। अब मेरी प्यारी भाभी, आप अपने दाएं पैर से इस कलश को गिरा दीजिए और अंदर आ जाइए। आस्था ने हल्का सा घूंघट जैसे ही हटाया, उसे नीचे उसके पैरों के पास एक कलश दिखाई दिया। पहले तो वो सोचती रही कि वो उनकी बात माने या ना माने, लेकिन वो इस तरह से पूरी रात घर के बाहर भी खड़ी नहीं रह सकती थी। इसीलिए उसने जल्दी से अपने दाएं पैर के अंगूठे से उस कलश को गिरा दिया, क्योंकि वो भी जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। वैसे भी ये शादी का जोड़ा इतना ज्यादा भारी था कि उसे अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी।
और फिर यहाँ तो आस्था की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे चारों तरफ सिर्फ आदमी ही नजर आ रहे थे, कोई भी औरत उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए उसे अब काफी ज्यादा डर लगने लगा। जैसे ही आस्था ने वो कलश गिराया तो चारों ओर से तालियां बजने लगी। ध्रुव सीटी मारते हुए बोला, वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने बिल्कुल परफेक्टली कलश गिराया है, ऐसे ही हमने टीवी में भी देखा था। ध्रुव की बात सुनकर ना चाहते हुए भी आस्था के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी सुमित और आकाश दोनों आगे आए और बोले, भाभी आप इन दोनों की बकवास छोड़िए, आप आइए, हम आपको भाई के कमरे तक लेकर चलते हैं। आस्था का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि अभी तक उसने अरमान को देखा भी नहीं था और अरमान की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि अरमान इस शादी से खुश नहीं था। इसीलिए आस्था उस कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो इन लोगों को मना कैसे करे उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सारे ही लोग उसके लिए अजनबी थे। आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखकर चारों अलग अलग तरह की शक्लें बनाने लगे। आहान धीमी आवाज में बोला, हम तो समझ रहे थे कि हमारी भाभी काफी ज्यादा शर्मीली किस्म की है, लेकिन भाभी तो भाई के कमरे में जाने के लिए बेचैन हो रही हैं। देखा अभी कैसे भाभी ने हाँ कह दिया है। आहान की बात सुनकर आस्था को घबराहट होने लगी। वो मन ही मन बोली, ये कैसे लोग हैं? अभी खुद ही तो कमरे में जाने के लिए कह रहे थे और अब ये कह रहे हैं। आस्था के मुंह से अचानक निकला, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आस्था की हड़बड़ाहट देखकर वो चारों जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगे। ध्रुव बोला, भाभी प्लीज प्लीज आप बुरा मत मानिए, हम तो सिर्फ आपकी थोड़ी सी टांग खींच रहे थे। अच्छा आप आइए, वैसे भी इतने दिनों से आप शादी के फंक्शंस में बिजी होंगी और काफी ज्यादा थक गई होंगी। आप चलिए और जाकर आराम कीजिए। ऐसा कहकर उन लोगों ने आस्था को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। अपना कदम आगे बढ़ाने से पहले आस्था ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या आप लोग मुझे किसी दूसरे कमरे में नहीं छोड़ सकते? आस्था ने ये बात इतने प्यार से कही थी कि वो चारों में हमें लेकर गए। हमने तो आज तक आपको देखा ही नहीं है। तभी आकाश आहान को टोकते हुए बोला, अरे बस बस देर हो गई है, तुम लोग भाई भाभी की पहली रात बेकार मत करो। और वैसे भी हम लोगों को जो पार्टी करनी है उसका क्या? दादाजी ने पहली बार हमें पार्टी करने की परमिशन दी है, भूलो मत। इस तरह से टाइम वेस्ट करके खुद का ही नुकसान होगा। वो लोग आस्था को अरमान के कमरे तक ले गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ध्रुव फुसफुसाते हुए बोला, लगता है भाई सो गए हैं, वैसे भी वो काफी ज्यादा थक गए थे। तभी आकाश ने अंदर झांक कर देखा और हैरानी से बोला, लेकिन अंदर तो कोई है ही नहीं। अरमान कहाँ गया? लगता है वो स्टडी रूम में होगा। सुमित ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, भाई आज के दिन भी काम ही कर रहे हैं, अपने काम से एक दिन का तो ब्रेक लेना चाहिए था ना। हद होती है यार, किसी को इतना ज्यादा भी वर्कहोलिक नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं, अब भाभी आ गई हैं, सब सही हो जाएगा। ऐसा कहकर वो चारों मुस्कुराकर घूंघट में खड़ी हुई आस्था को देखने लगे। अब आस्था को अपने ऊपर एक नहीं बल्कि 8 नजरें महसूस होने लगी। वो और भी ज्यादा असहज हो गई। ध्रुव ने आस्था की सिचुएशन समझ ली और तीनों को डांटते हुए बोला, अरे यार अब अपनी फालतू की बकवास बंद करो। अगर भाई स्टडी रूम में ही हैं, तो कम से कम भाभी को तो अंदर कमरे में जाने दो, वो तो आराम करें। भाभी आपकी जरूरत के सारे कपड़े हमने ऑलरेडी भाई के क्लोजेट में सेट करवा दिए हैं, तो आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप बेल बजा दीजिएगा, कोई ना कोई उसी वक्त आपकी सेवा में जरूर हाजिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ध्रुव, सुमित, आकाश और आहान ने आस्था के सामने स्टाइल से अपना सिर झुकाया और कमरे के बाहर से ही वापस चले गए। आस्था अंदर कमरे में गई। उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और फिर सबसे पहले उसने अपने आप को घूंघट से आजाद किया और लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। तभी उसकी नजरें उस बेडरूम में चारों तरफ घूमने लगी।
बेडरूम की दीवारें ब्लैक एंड व्हाइट कलर की थी। वहां की सभी चीजें बेहद महंगी लग रही थी। कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज का बेड था। इतनी महंगी महंगी चीजें देखकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बेड के ठीक सामने एक मिरर था। आस्था डरते हुए मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा तो वो शॉक्ड रह गई। ये मेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मेरी नाक इतनी लाल हो गई है। थोड़ी देर तक वो खुद को मिरर में निहारती रही। तभी जैसे उसे होश आया, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस वक्त किसी और के कमरे में हूँ और अकेली भी। मैं इस तरह से बेवकूफ बनकर एक जगह खड़ी नहीं रह सकती। तभी आस्था के कानों में उसके देवरों की बात गूंज उठी कि क्लोजेट में उसके कपड़े रखे हुए थे। उसने क्लोजेट खोला। वो बिल्कुल हैरान हो गई। वहां पर कपड़े तो रखे हुए थे, लेकिन सभी कपड़े बेहद महंगे और ब्रांडेड थे। वहां एक से एक ब्रांडेड साड़ियां थी, लेकिन साड़ियां तो आस्था ने कभी पहनी ही नहीं थी। वो तो हमेशा शुरू से ही सिंपल सा सूट वगैरह पहना करती थी और दुपट्टा लिया करती थी। लेकिन इस तरह की फैंसी साड़ियां देखकर आस्था का गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। अब आस्था पूरी तरह से मायूस हो गई। फिर उसने वापस से वो घूंघट जो कि लहंगे का था वो ओढ़ लिया और बेड के एक साइड पर बैठ गई। वहां बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं अरमान आधी रात तक काम करता रहा और करीब 2 बजे अपना काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसका कमरा अंदर से लॉक्ड था। वो झल्लाते हुए बड़बड़ाया, ये कमरा लॉक किसने किया है? लेकिन अगले ही पल अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अरमान को उसका कमरा लॉक्ड मिला था। उसने जल्दी ही अपने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करते हुए अपना रूम खोल लिया, क्योंकि अरमान का रूम, उसका घर उसके कंट्रोल में था। वो जब चाहे किसी भी जगह पर बिना किसी की परमिशन के आ जा सकता था। और फिर ये तो उसका कमरा था जो उसने खुद अपने मुताबिक डिजाइन करवाया था। जैसे ही वो अपने कमरे में अंदर आया, उसने देखा कि बेड के एक कोने पर आस्था लेटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कवर्ड था। अरमान ने नफरत से उसकी ओर देखा और अगले ही पल अपना मुंह मोड़ लिया। अरमान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, दादाजी को इसे मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। मैंने ये शादी सिर्फ नाम के लिए की है। ये मेरे कमरे में या मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती है, कभी नहीं। अरमान का तो दिल किया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को उठाकर वहां से बाहर फेंक दे, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरमान के लिए आस्था के साथ एक बेड पर सोना पॉसिबल नहीं था और अपने कमरे के अलावा अरमान को कहीं और नींद भी नहीं आती थी। अब अरमान पूरी तरह से उलझन में फंस गया था। अब क्या करने वाला है अरमान? जब वो प्रियंका की जगह आस्था को देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? इनकी पहली रात यादगार बनेगी या ये इनके साथ की आखिरी रात बन जाएगी? अब अरमान पूरी तरह से उलझन में फंस गया था। उसने आस्था को जगाने के लिए जानबूझकर थोड़ा सा खांसना शुरू किया, लेकिन आस्था जो ज्यादा ही थकी हुई थी वो इस वक्त गहरी नींद में थी। अरमान के खांसने की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। अब अरमान ने 1 से 2 बार धीरे से खांसा, फिर थोड़ा सा तेज खांसा, लेकिन आस्था की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला। अब अरमान चिढ़ गया क्योंकि उसे भी नींद आ रही थी। अरमान चिढ़ते हुए बोला, सारी नींद यहीं आकर पूरी करेगी क्या? इसे मेरी खांसने की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अरमान अपने कदम बढ़ाता हुआ आस्था के बगल में पहुंच गया और टेबल पर रखे हुए कांच के ग्लास पर उसने जोरों से अपना हाथ मार दिया। अगले ही पल ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। की आवाज के शोर से सुमित, आहान, ध्रुव, आकाश जो नीचे हॉल में पार्टी कर रहे थे वो सब घबरा गए। ये क्या हुआ? दादाजी जो कि सो चुके थे, उनकी आंखें खुल गईं और सभी दौड़ते हुए अरमान के कमरे के बाहर आकर
दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे। अरमान आस्था को इस वक्त डांटना चाहता था कि वो कब से यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। वो उसे कुछ बोल पाता, उसी वक्त बाहर दरवाजे पर से आवाजें आनी शुरू हो गईं। दादाजी ने घबराते हुए कहा, अरमान, अरमान दरवाजा खोलो। उन्होंने इस डर से दरवाजा जोरों से पीटना शुरू कर दिया। वहीं उन चारों दोस्तों का रंग भी पूरी तरह से उड़ा हुआ था और सभी अंदर क्या हो रहा है इस बात को लेकर डरे हुए थे। तभी अंदर से कमरे का दरवाजा खुला। सबसे पहले दादाजी अंदर गए और अरमान की ओर देखकर पूछते हुए बोले, क्या हो रहा है यहाँ? ये गन शॉट की आवाज कैसे आई? आखिर तूने ऐसा क्या किया है? तभी चारों लड़के भी अंदर गए और अंदर आकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था तो बेड पर थी ही नहीं। अब तो दादाजी और बाकी सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। धीरे धीरे जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे गए तो उन सबके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज आस्था की थी। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसने अपने आप को दुपट्टे से ढका हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। जल्दी ही दादाजी उसकी ओर गए और आस्था को जमीन से उठाने लगे। वो प्यार से बोले, बेटा उठो, मैं हूँ दादाजी। आस्था ने जैसे ही अपने पास दादाजी के हाथ को पाया तो वो खुद को शांत करने लगी, लेकिन उसका पूरा शरीर इस वक्त कांप रहा था, जो कि घूंघट में और उसके भारी भरकम लहंगे में भी दिखाई दे रहा था। दादाजी गुस्से से अरमान की ओर मुड़े और बोले, ये क्या बदतमीजी है अरमान? ये क्या किया तूने? तूने बहू को क्यों धमकाया है? अरमान ने बेपरवाह होकर कहा, दादाजी, आपके कहने से मैंने ये शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा भी। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा? आपको इसे इस तरह से मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। अरमान ने बड़े ही रूड तरीके से ये सब कहा था। तभी सुमित आगे आकर शिकायत करते हुए बोला, ये गलत बात है अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरमान गुस्से से सुमित की ओर देखकर बोला, सुमित, तुम जरूरत से ज्यादा ज्ञान देने लगे हो। मुझे लगता है कल से तुम्हें अपने ऑफिस चले जाना चाहिए। काफी समय हो गया है तुम्हें अपने ऑफिस के दर्शन किए हुए। अरमान ने सीधे सुमित की बेइज्जती की तो सुमित ने भी अपना मुंह बना लिया और झल्लाते हुए वहां से चला गया। तब आकाश ने एक और कोशिश करते हुए धीमे लहजे में कहा, लेकिन सुमित ने कुछ गलत थोड़ी कहा है। अरमान, तुम्हें भाभी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब अरमान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो आकाश। और किसने कहा कि ये लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई जरूरत नहीं है इसे भाभी वगैरह कुछ भी कहने की, समझे तुम लोग? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। पार्टी कर रहे थे ना तुम सब, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। ध्रुव हैरानी से सोचने लगा, ये तो पार्टी में था भी नहीं, तो फिर इसे कैसे पता चला कि हम सब पार्टी कर रहे थे? ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए आकाश और आहन से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी दादाजी ने आस्था का हाथ पकड़ा और वो अरमान की ओर देखकर कड़े लहजे में बोले, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। वो आस्था को जल्दी ही बाहर लाकर उसे अब एक गेस्ट रूम में ले गए। वो आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी नॉर्मल हो गई थी। अब दादाजी ने आस्था की ओर देखकर उदास लहजे में कहा, बेटा माफ करना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था इस सिचुएशन से निकलने का। इसीलिए हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवाई। हम जानते हैं हमारे पोते का बर्ताव कैसा है और शायद पूरी तरह से गलत भी है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस वजह को जानते हैं जिस वजह से हमारा पोता ऐसा बन गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है कि तुम उसकी हमसफर बनकर सब कुछ ठीक कर दोगी। एक औरत अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर सकती है। हम चाहते हैं कि तुम अरमान को पूरी तरह से बदल दो। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने सवालिया नजरों से दादाजी की तरफ देखा।
दादाजी आगे रौबदार आवाज में बोले, अगर तुम हमारे पोते में बदलाव ला देती हो और उसे अपने परिवार में रहना, हंसना, बोलना सिखा देती हो, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और अरमान के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद नजर आने लगी, क्योंकि अरमान से शादी के बाद से ही वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। आस्था ने जल्दी से पूछा, क्या सच में आप मेरी मदद कर पाएंगे? दादाजी, आप मुझे वो काम करने को कह रहे हैं जो शायद मेरे लिए क्या किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। जिस पोते को आप सुधार नहीं पाए, भला उसे मैं कैसे सुधार सकती हूँ? तब दादाजी हल्की मुस्कुराहट के साथ आस्था के करीब गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपने पोते को ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी उसने हमारी बीमारी के चलते शादी करने का वादा किया था, जो उसने आज पूरा कर दिया। आज के बाद वो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, इसीलिए अब हम उसे और ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। आस्था हैरान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे सब कुछ ठीक करे। उसे तो जिंदगी की ज्यादा कुछ समझ भी नहीं थी। अभी भी उसमें काफी ज्यादा बचपना था, और तो और इस अचानक से हुई शादी से उसके सिर पर मुश्किलें आ गई थी। फिर वो कैसे इस सिचुएशन को संभालेगी? दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बेटा, तुम इस बारे में सोचो और सुबह तक हमें जवाब जरूर देना। अगर तुम्हारी हाँ हुई तो हम अब से सिर्फ वही करेंगे जो तुम कहोगी। अब तुम आराम करो, थक गई होगी। दादाजी वहां से जाने को मुड़े, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया और रुककर बोले, और हाँ बेटा, हम जल्दी ही अपने डिजाइनर से कहकर तुम्हारे मुताबिक नए कपड़ों का इंतजाम करा देंगे। फिलहाल हम अपने साथ तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और तुम्हारा कुछ जरूरी सामान लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अब तुम देख लो, जहां समझ आए वहां अपना सामान एडजस्ट कर लो। अपनी बात कहकर दादाजी वहां से निकल गए। आस्था के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। तभी आस्था की नजर वहां साइड पर पड़े बैग पर गई, जो उसे जाना पहचाना सा लगा। जल्दी से आस्था ने थैला उठा लिया और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें बहुत सारे नए कपड़े थे। उसकी आंखों के सामने कुछ दिन पहले का नजारा घूम गया। जब आस्था ने प्रियंका की शादी के बारे में सुना था, तब उसने अपनी नानी से जिद करके अपने लिए 3-4 नए कपड़ों का पीस मंगवा लिया था। आस्था खुशी खुशी सारे नए पीस मनोरमा आंटी के पास लेकर गई, जो उसी गांव की थी, और मनोरमा आंटी ने उसे चहकते हुए देखकर कहा था, ये सारे रंग तो तुम पर बहुत जचेंगे बिटिया, ये बड़े ही प्यारे कपड़े हैं। तब आस्था शर्मा गई थी। मनोरमा आंटी, जो कपड़े सिलने का काम करती थी, जल्दी ही उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए आस्था के लिए बड़े ही प्यारे फ्रॉक सूट्स और चूड़ीदार पैंट सिल दिए थे। तब आस्था बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन आज उन कपड़ों को देखते हुए आस्था की आंखें भर आईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये कपड़े मैं ऐसे पहनूंगी, ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये कपड़े मामा जी ने यहाँ क्यों भेजे हैं? उन्होंने कहा था कि ये शादी बस 2-3 दिन के लिए है, उसके बाद मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े यहाँ क्यों भेज दिए? आस्था ने फ्रेश होने के बाद अपनी नानी के भेजे कपड़े पहन लिए। अब आस्था को पहले से कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन तभी आईने में देखते हुए आस्था का ध्यान अपने गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में लगे सिंदूर पर गया। आस्था का दिल चाहा कि वो इसी वक्त मंगलसूत्र को निकाल कर फेंक दे और सिंदूर को मिटा दे। लेकिन ना जाने कौन सा एहसास था जिस वजह से वो चाहकर भी उस मंगलसूत्र और सिंदूर को अपने सिर से पोंछ नहीं पा रही थी। अब आस्था यही सब सोचते हुए गहरी नींद में सो गई। दूसरी ओर अरमान के चारों दोस्त नीचे कमरे में मुंह फुलाए बैठे थे।
आहान उन्हें समझाते हुए कहने लगा, यार तुम लोगों को अरमान ब्रो की आदत के बारे में तो पता ही है ना, तो तुम्हें इस तरह से उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। आकाश, जो कि पहले से ही चिढ़ा हुआ था, झल्लाते हुए बोला, अरे उसे भी थोड़ा समझ दिखानी चाहिए यार। वैसे भी हमारे यहाँ से वापस जाने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। फिर हम वापस अपने अपने मैंशन और फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ दादाजी की वजह से आए थे, क्योंकि वो हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुझे और अरमान को करते हैं, समझा? उनके लिए हम सब उनके पोतों से कम नहीं है। सिर्फ उनके लिए इतनी इंसल्ट सही है हमने। तभी वहां दादाजी की रौबदार आवाज गूंज उठी, हो गया तुम लोगों का? आस्था से बात कर दादाजी सीधे उन चारों के पास आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अरमान ने उन चारों को भी खरी खोटी सुनाई थी, इसीलिए सभी इस वक्त उदास होंगे। दादाजी ने उन सब की ओर देखते हुए कहा, तुम सबको अपने खड़ूस भाई के बारे में पहले से ही पता है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम चारों को बहू की मदद करनी होगी, ताकि वो और अरमान एक हो सके, ताकि वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां भर सकें। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वो चारों हैरानी से उन्हें देखने लगे। ध्रुव मना करते हुए बोला, दादाजी आप चाहे तो मुझे दुनिया का कितना ही सीरियस केस क्यों ना दे दें, या चाहे किसी को कोई बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मैं उसका इलाज कर दूंगा। लेकिन आप जो ये काम मुझसे कह रहे हैं ना, ये मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। सुमित ने भी हाथ खड़े कर लिए और बोला, दादाजी आप अपने पोते को अच्छी तरह से जानते हैं ना। अगर उसे हमारी इस बात के बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वो हमारा क्या हाल करेगा, ये सोचकर ही मुझे पसीने आ रहे हैं। अब जैसे ही उन चारों ने अपने अलग अलग बहाने देकर हाथ खड़े कर दिए, तब दादाजी गुस्से से उन सबको घूरते हुए कहने लगे, नालायकों, मुझे तुम लोगों से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कहने को तो तुम सब अरमान के दोस्त हो, लेकिन इस तरह से उससे डरते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम सबको अपने दोस्त की कोई फिक्र नहीं है? वैसे भी मैंने तुम लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं किया है। हमने तुम सबको हुक्म दिया है कि तुम लोगों को हमारी बात माननी ही होगी। और हाँ, अब तुम चारों को कल से बहू की हर काम में मदद करनी होगी, और इस घर में उसका मन लगा रहे, इस बात का ख्याल रखना होगा। उसे बेहतर फील करवाना होगा। याद रखना, अगर मेरी बहू की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम चारों की खटिया खड़ी कर दूंगा। दादाजी वहां से निकल गए और चारों बेबसी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वो गहरी नींद में सो गए। इधर अरमान अपने कमरे में था, लेकिन कुछ देर पहले तक यहाँ आस्था भी थी, जिसकी वजह से उसकी खुशबू पूरी तरह से उस कमरे में महक रही थी। अरमान अब इस खुशबू से इरिटेट हो गया। अरमान गुस्से में बेडशीट उठाकर नीचे फेंकते हुए चिल्लाया, 2 मिनट के अंदर मेरा बेडशीट चेंज करो। अगले ही पल 2 नौकर भागते हुए वहां पर आए और बेडशीट चेंज कर दिया। अरमान के घर पर 24 घंटे दिन और रात नौकर अवेलेबल रहते थे, लेकिन कोई फीमेल स्टाफ नहीं थी, सारे मेल स्टाफ ही थे, क्योंकि अरमान को लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। एक यही वजह थी कि वो कभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस दिन दादाजी ने अपनी सीरियस बीमारी के बारे में बताया और साथ ही साथ अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में अरमान से कहा, तो चाहकर भी अरमान उन्हें मना नहीं कर पाया। लेकिन अब अरमान फिर इरिटेट हो चुका था, क्योंकि आस्था से शादी करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे खुद कुछ नहीं पता था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था। बेडशीट चेंज होने के बाद उसे बेहतर फील हुआ और जल्दी ही उसे नींद आ गई। सभी 4 बजे के करीब सोए थे, लेकिन आस्था बहुत जल्दी ही 2 घंटे की नींद पूरी होने के बाद उठ गई और उठकर सबसे पहले अपने आप को आईने में देखा। कुछ पल आस्था अपने आप को देखती रही और बड़बड़ाते हुए बोली, एक ही दिन ने मेरी पूरी जिंदगी, मेरे पूरे सपने, सब कुछ पूरी तरह बदल कर रख दिए हैं। आस्था की आंखों के किनारे एक बार फिर भीग गए और वो सोचने लगी कि चुलबुली आस्था, जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान सजाई रहती थी, आज वो शीशे में खुद को देखकर
मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजाल है कि आज उसकी मुस्कुराहट उसके होठों को भी छू जाए। आस्था ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं आस्था, तू इस तरह से नहीं टूट सकती। तूने तो इससे भी बुरा दिन देखा है। तू ऐसे कैसे टूट सकती है? तुझे हौसला रखना होगा आस्था। अब तू सिर्फ ये सोच कि तू इस कैद से कैसे निकलेगी। जो ये बंदूक वाले मॉन्स्टर अरमान सिंघानिया नाम का फंदा तेरे गले में अटक गया है, तो उससे कैसे निकलेगी? कुछ ना कुछ सोच आस्था, तो इस तरह से हार नहीं मान सकती। आस्था खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी और खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। तभी आस्था को कल रात दादाजी ने जो बातें कही वो याद आने लगी थी। आस्था सोचने लगी, अगर वाकई अरमान सिंघानिया बदल जाता है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तब आसानी से दादाजी मुझे अरमान सिंघानिया के कैद से आजाद कर देंगे। साथ ही डॉक्टर बनने में मेरी मदद भी करेंगे। वैसे भी मेरी जिंदगी ने मुझे सिर्फ चैलेंजेस ही दिए हैं। इस शादी को भी चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना ही होगा। आस्था ने एक गहरी और लंबी सांस ली और अपने आप को सबके सामने जाने के लिए तैयार करने लगी। आस्था ने शुरू से ही हार मानना नहीं सीखा था। बहुत कम उम्र में ही उसने जिंदगी को उस नजर से देखना शुरू कर दिया था, जो नजर शायद किसी में मैच्योर होने के बाद आती है। सबसे पहले फ्रेश होकर उसने अपना एक और नया जोड़ा पहना। आस्था बड़बड़ाते हुए बोली, अब मैं तैयार कैसे हूँ? अरे हाँ, मनोरमा आंटी की बहू शादी के बाद जिस तरह से सज धज कर रहती थी, शायद मुझे भी वैसे ही तैयार होना पड़ेगा। उसने चेक किया, उसकी नानी ने उसके लिए नई पायल भेजी थी, जो उन्होंने बहुत पहले उसके लिए बनवाई थी। उसने वो पायल पहन ली और कुछ चूड़ियां भी पड़ी हुई थी, जो उसने शादी में पहनने के लिए ली थी। फिर मांग में लगे सिंदूर को उसने अपने बालों में छिपा लिया, क्योंकि उसे रह रहकर कुछ शर्म महसूस हो रही थी। उसके लिए ये सब नया था और वो इस तरह से सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ वहां से बाहर नहीं जा सकती थी। फिलहाल उसने मंगलसूत्र को अपने दुपट्टे में अच्छी तरह से कवर कर लिया और सिंदूर को बालों से छिपा लिया, जिससे पता नहीं चल रहा था कि उसने सिंदूर लगाया है या नहीं। जल्दी ही आस्था दरवाजा खोलकर वहां से सीढ़ियों की ओर जाने लगी। इधर दादाजी ने चारों दोस्तों के ऊपर पानी डालकर उन्हें उठा दिया था और अब वो चारों जॉगिंग कर दादाजी के साथ हॉल में बैठे हुए थे। वहीं उन चारों के चेहरे पर थकावट थी। ध्रुव तो गुस्से से दादाजी को घूर रहा था। तब सुमित ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, इस तरह से उन्हें मत घूर, कहीं ऐसा ना हो कि आज दादाजी तुझे ही सजा सुना दे। चिढ़कर ध्रुव ने सुमित को देखा। आंखों में गुस्सा लिए उसने सुमित को अपनी आंखों से वार्न किया, फिर मुस्कुराने लगा, क्योंकि चारों ही एक दूसरे को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते थे। दादाजी ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे नालायकों, अगर सुबह जल्दी टाइम से नहीं उठोगे तो मालदार कैसे बनोगे, कैसे हेल्दी बनोगे? इसीलिए मैं तुम लोगों को सुबह जल्दी उठाता हूँ, क्योंकि हेल्दी रहना जरूरी है। अब तुम लोग 20 मिनट में नहा धोकर मुझे डाइनिंग टेबल पर मिलो। तभी वहां चूड़ियों और पायल की आवाज गूंजने लगी। सभी को ये आवाज बड़ी मीठी और प्यारी लगी, क्योंकि इतने सालों में उन्हें पहली बार सिंघानिया मैंशन में इस तरह से पायल की आवाज सुनाई दी थी। चारों बड़े ही गौर से सीढ़ियों की ओर देखने लगे। सीढ़ियों से उतरते हुए आस्था नीचे आ रही थी। आज उसने किसी तरह का कोई घूंघट नहीं लिया था। वो डरी सहमी नीचे आ रही थी। आस्था को देखते ही वो चारों अपनी पलकें झपकाना भूल गए और अपनी जगह से खड़े होकर बेख्याली से आस्था की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी आस्था के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर में आस्था उन सबके सामने आ गई। सभी को अपनी ओर देखते हुए पाकर वो घबरा गई। उसे अनकंफर्टेबल लगने लगा। जल्दी ही आस्था ने अपने सिर पर दुपट्टा लिया और दादाजी के पैर छू लिए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। दादाजी का आशीर्वाद सुनने के बाद आस्था के गाल थोड़े से लाल हो गए। ध्रुव ने सुमित को कोहनी मारी और सुमित ने आकाश को और आकाश ने आहान को। चारों एक दूसरे को कोहनी से मार रहे थे। दादाजी ने उन्हें धमकाते हुए कहा,
अब ऐसे ही मूर्ति बनकर अपनी भाभी को देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? चलो चारों अपनी भाभी के पांव छूकर आशीर्वाद लो। आहान ने हैरान होकर कहा, क्या दादाजी, आप अभी भी पुराने जमाने की बात कर रहे हैं? आशीर्वाद लो, हम तो अपने तरीके से विश करेंगे। आहान ने आस्था को साइड हक कर लिया और एक्साइटेड होकर बोला, गुड मॉर्निंग। आहान के छूने पर आस्था सहम उठी। उसके लिए ये बहुत अजीब सिचुएशन थी। वो जिस माहौल में पली बढ़ी थी वहां किसी लड़के को छूना गलत बात समझी जाती थी, लेकिन ये सब लोग कैजुअल तरीके से आस्था से बात कर रहे थे और आस्था के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। तभी सुमित आगे आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल भाभी। आस्था थोड़ा शर्मा गई, फिर उसने भी हाथ मिला लिया। तभी आकाश आस्था के सामने आया और एक प्यारा सा सफेद रंग का फूल आस्था को देकर बोला, आई विश यू वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग भाभी। सभी अलग अलग तरीके से आस्था को गुड मॉर्निंग विश करने लगे। आस्था के चेहरे की खुशी देखकर दादाजी ने आंखें बंद कर मन ही मन कहा, फाइनली बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अब बस इसकी खुशियों पर नजर न लगे। आहान और सुमित के बाद आस्था की नजर ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव को देखते ही आस्था के चेहरे पर चमक आ गई। वो सीधा ध्रुव के सामने जाकर खड़े होकर कहने लगी, आप ध्रुव है ना? ध्रुव सक्सेना, द फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट। ध्रुव पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई। उसने कहा, जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरा नाम ध्रुव सक्सेना है और मैं फेमस हार्ट सर्जन भी हूँ। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है भाभी कि आप मुझे जानती हैं। तभी बाकी तीनों जलन से ध्रुव की ओर देखने लगे। आहान धीमे लहजे में बोला, अरे भाभी ध्रुव को जानती हैं? मतलब ध्रुव और भाभी जल्दी दोस्त भी बन सकते हैं। तभी दादाजी ने खुश होकर कहा, अरे वाह बेटी, क्या तुम सच में इस नालायक को जानती हो? आस्था हैरानी से दादाजी की ओर देखकर बोली, दादाजी, इन्हें कौन नहीं जानता? ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट भी। इनसे मिलना तो मेरा ड्रीम था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे आइडल मुझे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आस्था ध्रुव पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। आहान बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगा, अगर मुझे पता होता ना कि भाभी को डॉक्टर्स इतने पसंद हैं, तो मैं कॉलेज जाने की बजाय डॉक्टर ही बन जाता। तभी सुमित और आकाश भी कहने लगे, हाँ, अगर हमें पता होता तो मैं बिजनेसमैन बनने की बजाय कोई छोटा डॉक्टर ही बन जाता। हाँ ना, मैं भी 7 स्टार होटल खड़ा करने की बजाय कोई डॉक्टर या नर्स का ही काम कर लेता। तीनों ही ध्रुव की तारीफ सुनकर मुंह बनाने लगे। आस्था उन सबकी ऐसी शक्लें देखकर और उनका बेचारा सा मुंह और बेतुकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आस्था को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वो चारों भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि कल रात से उन सभी को आस्था की फिक्र हो रही थी। आहान मुस्कुराते हुए बोला, भाभी को देखकर तो ये कंफर्म हो गया कि मेरे खड़ूस और राक्षस भाई की जिंदगी में ऐसी लड़की ही आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर भाई आग हैं तो भाभी पानी की तरह एकदम शांत। तभी आलोक जी कहने लगे, आस्था बेटा, आओ मैं तुम्हें इस परिवार से मिलाता हूँ। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस घर में कोई और औरत नहीं है। यहाँ ये चारों ही हैं। सच बताऊं तो ये चारों सिर्फ मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है, बल्कि मेरे दिल के भी बेहद करीब हैं। जितना प्यार मैं अरमान से करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा शायद मैं इन चारों से करता हूँ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वो चारों मुंह खोले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दादाजी ने आगे कहा, आस्था बेटा, ये आहान है, ये अरमान का कजिन ब्रदर है और मेरा छोटा पोता। ये हमारे साथ यहीं सिंघानिया मैंशन में रहता है। ये अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है। आहान का इंट्रोडक्शन सुनकर आस्था ने मुस्कुराकर आहान की ओर देखा। दादाजी आकाश की ओर देखते हुए बोले, बेटा, ये आकाश शहर के फेमस 7 स्टार होटल का मालिक है।
और हमारे पास वाला जो विला है ना, वो इसी का है। लेकिन हमारे कहने से ये अपने विला में कम सिंघानिया मैंशन में ज्यादा रहता है। ये कहकर दादाजी ने आकाश की ओर मुस्कुराकर देखा। आकाश मुस्कुराते हुए कहने लगा, दादाजी, यहाँ मेरा दिल थोड़ा ज्यादा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाता। वैसे भी मेरे पापा विदेश में रहते हैं और वो मुझसे कभी कभार ही मिलने आते हैं। आकाश की माँ की डेथ विदेश में कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद आकाश हमेशा के लिए इंडिया में शिफ्ट हो गया। विदेश में रहना उसके लिए अब नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि वहां पर उसकी माँ की यादें थी। अब दादाजी सुमित की ओर मुड़ गए और बोले, बेटा, ये सुमित अग्रवाल शहर का मशहूर बिजनेसमैन है। कम से कम 600 से 700 लोग इसके नीचे काम करते हैं, लेकिन मजाल है जो इनमें इतना सा भी घमंड हो। सुमित यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अपने बंगलों में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अभी फिलहाल अरमान की शादी की वजह से कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट हुआ है। दादाजी ने एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन आस्था से करवा दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।